Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Tanishka Sodhi, and joining me today are my colleagues, Sumedha Mittal and Prateek Goyal. Sumedha is back to Delhi after spending almost 3 weeks in Karnataka covering the elections. How does it feel to be back, Sumedha? Are you back to your routine? No. I was feeling very enthusiastic by last week, but this week I'm a little lazy. But you also don't want to take leave or take rest. You want to be working every day. I've been telling you to. Yeah, because I want to avoid staying at home. It's a common problem. More on that later. We also have Prateek joining us from Zoom from Pune. Hi Prateek, how are you? I'm good. Okay. Prateek's story from this week sheds light on what Sonu Mansuri's life has been like ever since she was granted bail in March. Sonu is a law student in Madhya Pradesh who was arrested in January on accusations of impersonating a lawyer, filming court proceedings, and leaking them to the banned outfit PFI. She also struggled to get a lawyer to appear for her for bail. So Prateek did a long story speaking to her after 2 months after she got bail. So we will speak about Sumedha's time covering the elections, but let's start with Prateek first. Prateek, you've been covering this ever since the incident happened in January. I think at Newslaundry we were also the first to break this story. Can you take our viewers through a timeline of what exactly has been happening since January? Okay. तो सबसे पहले जैन में 28 जैन को एक ये पठान मूवी जब रिलीज हुई थी ना, उसके बाद से बहुत जगह लोगों ने प्रोटेस्ट निकालना शुरू किया था. तो ऐसे इंदौर में बजरंग दल वालों ने प्रोटेस्ट निकाला. तो उनका एक लीडर है तनु शर्मा का. तो दे वर प्रोटेस्टिंग, और उस दौरान उसने कुछ बहुत ही ज्यादा इंफ्लेमेटरी बातें कही और कुछ बहुत अजीबोगरीब नारे लगाए, मतलब मोहम्मद पैगंबर उनका नाम लेके. तो उसको लेके उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकला. उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई. तो एफआईआर दर्ज हुई तो उस केस को फाइट करने के लिए एहतेशाम हाशमी करके एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, उनकी डेथ हो गई. इस दौरान ही उनकी डेथ हुई है. एंड काफी अच्छे लॉयर थे, तो वो आए थे उसकी बेल के अगेंस्ट केस को फाइट करने के लिए. तो ये जो सोनू है, ये एक लॉ इंटर्न है जो वहां पे जैसे इंटर्न्स होते हैं, वो कोर्ट जाते हैं कोर्ट मॉनिटरिंग करने के लिए और देखने के लिए क्या होता है. उसी तरीके से वो उस दिन जब हियरिंग हो रही थी तो ये कोर्ट में गई. सोनू की जो एक सीनियर है वो एहतेशाम को जानती थी, वो मतलब कभी उनके साथ काम किया होगा तो वैसे पहचान. तो वो चली गई देखने के लिए क्या हो रहा है कोर्ट में. और उसके बाद वहां पे हुआ ये कि जब वो बाहर निकली वहां से, तो वो जो लॉयर्स थे, वो जो ग्रुप था, वो वीएचपी के लॉयर्स का ग्रुप था. दे वर अगेंस्ट एहतेशाम एंड दे यूज्ड टू कंसीडर हिम एज अ पीएफआई एजेंट, मतलब पीएफआई की तरफ उसको समझते थे वो. तो एहतेशाम ने इसके पहले इंदौर में एक बार और कांड हुआ था, एक बैंगल सेलर था, चूड़ी बेचने वाला था, उसको पकड़ लिया था. तो उसको भी मतलब उसके आइडेंटिटी के लिए मारा पीटा गया था, तब भी उसकी बेल कराई थी. तो हुआ ये, तब ये बाहर निकली बंदी तो इन लोगों ने उसको पकड़ लिया वहां पे और उससे पूछताछ शुरू कर दी कि क्या हुआ, क्या है, तुम्हारा क्या नाम है. और इस तरीके से जब उसने अपना नाम सोनू मंसूरी बताया, सोनू बताया इनिशियली, तो बाकी लॉयर्स बोल रहे थे कि छोड़ दो. फिर बाद में ये अनिल नायडू करके जो लॉयर है बीएचपी का, वो आया वहां. तो वो उसको वहां पे वो लोग फिर बार ऑफिस में ले गए. उसके बाद फिर वो वीडियो बना उसका वो वीडियो बना रहे हैं. और एक्चुअली इनिशियली अभी जब उसका इंटरव्यू किया ना, तो उसने बताया कि इनिशियली वहां पे कोई भी महिला लॉयर ही नहीं थी. मतलब वहां पे जो उसकी जो इनिशियल चेकिंग की थी, बॉडी सर्च किया था, वो बंदों ने किया था. मतलब वो जो लॉयर्स थे उन्होंने किया था. और तब उसने बोला भी था कि मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी ये करने पे. उन लोगों ने बोला कि तुम क्या कंप्लेंट करोगी, तुमको हम ऐसा फंसाएंगे कि तुम निकल नहीं पाओगी इससे. और उसके बाद फिर वो जो एक लेडी लॉयर थी उसको बुलाया, फिर वापस से वो वीडियो बनाया. तो वहां से ये पूरा केस शुरू हुआ. और उस दिन के बाद से मतलब जब ये हुआ, तो जो मीडिया ने फिर अगले दिन छापना शुरू कर दिया कि ये पीएफआई एजेंट है और ये कनेक्शन है, वो कनेक्शन है. और बात हैरानी की बात यह है, मतलब अपने देश में बहुत, मतलब मैंने तो पहली बार ऐसा वाकया देखा है कि कोई लॉयर वहां पे लॉयर वो लोग ओपनली धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसा केस लड़ेगा तो उसको हम मारेंगे. तो मतलब ऐसा तो मतलब पहली बार ही देखा है कि, और एक्चुअली उनका इतना खौफ था कि उन्होंने कोर्टरूम में, कोर्ट के प्रीमाइसिस में भी एक बंदे को मारा था कुछ दिन, उसी दिन, मतलब उसके उस दिन भी मारा था.
और उसके एक दिन पहले भी मारा था, 28 पे मारा था, 27 पे मारा। और ये सेम लॉयर्स है जिन्होंने फाइल कंप्लेन की थी इसके अगेंस्ट, जिन्होंने दिक्कत दी थी कि हाँ, ये वही लॉयर्स हैं। इन लोगों ने उसके बाद फिर ये जब सोनू का कोई केस ही लड़ नहीं रहा था, तो दिल्ली की एक टीम थी, वो लोग गए थे वहां पे, इनिशियली वहां पे गए थे वो लोग उससे केस फाइट करने के लिए। तो वहां पे भी जो बार जो काउंसिल होती है, उसके जो प्रेसिडेंट है, वो बोल रहे देखिए, वो ये बोल रहे थे कि हम चाहते नहीं कि काला कोट काले कोट को पीटे, तो आप बेहतर होगा कि आप निकल जाओ। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं दी गई। तो फिर वो आए, और तब तक इंदौर में कोई उनका किस्सा केस अपेयर हो, मतलब आ ही नहीं रहा था आगे। तो फाइनली अमित श्रीवास्तव करके लॉयर है, वही उसका केस जो दिल्ली से आए थे वो उन्होंने फाइल किया, और उसको करते करते फाइनली दुष्यंत दवे जो सीनियर काउंसिल है, लॉयर है, काफी जाने माने लॉयर है, उन्होंने सोनू के लिए अपेयर किया और बाद में उसको इस केस में बेल दी। तो ये अभी उससे बेल मिली है। अब उसका ऐसा हो गया कि जब वो जेल में थी तो उसका कॉलेज छूट गया, आई मीन उसका ये एग्जाम उसके मिस हो गए, तो वो उसको वापस सेमेस्टर रिपीट करना पड़ रहा है। वहाँ के जो उसका कहना है कि वहाँ के जो कॉलेज के जो लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि आप कॉलेज मत आओ रेगुलरली, आप एग्जाम और प्रैक्टिकल देने ही आओ, आप कॉलेज आने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब वो बोल रहे हैं कि कुछ पंगा हो सकता है कॉलेज में। तो वो मतलब बहुत उसके साथ ऐसा हो गया कि बहुत ही ट्रॉमा में है वो लड़की, और काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। और वो उनके घर में से वो अकेली पहली लड़की थी जो एजुकेशन जिसने मतलब अख्तियार करना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था आगे। तो वो बड़ा उसके साथ ये हो गया। और उसके बाद मतलब वहां पे जो देखो आप कैसा होता है कि मतलब इतना पोलराइज हो चुका है मामला यहाँ पे कि जब उसकी इंट्रोगेशन हो रहा था, तो उसने बताया कि इंट्रोगेशन के वक्त वो उससे पूछ रहे थे कि तुम कितनी बार नमाज पढ़ती हो, ठीक है, तुम ये कौन से मदरसे में जब गई थी, वो कौन से मदरसे में से पढ़ाई की है तुमने, तुम पाकिस्तान से तुम्हारा कैसे तुम्हारा कनेक्ट हुआ। भारत जोड़ो यात्रा और के बारे में बात कर रहे हाँ, थे। भारत जोड़ो यात्रा के वो राहुल गांधी के साथ एक कोई लेडी थी, उनका फोटो दिखा के बोल रहे थे इनको जानती हो क्या, इससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है। फिर दूसरा फोटो दिखाया, ये लोग कौन है, इनसे कुछ कनेक्शन है क्या और ये तुम्हारा। कौन से इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स थी? 5 इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैव ये क्वेश्चनड, राइट? बेसिकली क्या होता है कि वो जब जैसे लोकल लेवल पे हो रहे थे, तो वो उसको भी पता नहीं कि ये एग्जैक्टली वो टीम्स कौन सी थी। लेकिन हाँ, ये जो बेसिकली तो पुलिस की टीम्स होती हैं, आईबी टीम्स होती हैं, वो सब लोग आते हैं ऐसे वक्त, जब भी इस तरीके का कोई अगर पीएफआई या ऐसा कोई मामला जब होता है ना, तो इस तरीके की टीम्स आती हैं। और वो हर लोग उनका लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग यही सेम था कि वो बार बार उससे बोल रहे थे कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मदरसे में पढ़ी हो। और मतलब वो बोल रही थी कि एक बार उसको एक्चुअली मतलब उसको एक मतलब बहुत सारे उनको गुस्सा भी आया, एक पे उसको हंसी भी आई। उसने बोला कि उसने पूछा कि तुम दाऊद इब्राहिम को जानती हो क्या, तो उसने बोला दाऊद इब्राहिम बहुत बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसको कौन नहीं जानता। ये बोले तुम्हारे कुछ कनेक्शन है उससे, बताओ क्या कनेक्शन है तुम्हारे। मतलब अब ऐसा उसको, और 7 दिन तक यार मतलब वो लड़की को ना कपड़े बदलने दिए तुमने, ना कुछ किया, ना उसके घर वालों को उससे मिलने दिया। मतलब बहुत गलत है। मतलब और छोटी सी लड़की, उसकी एज मतलब 21-22 साल उसकी उम्र है। 21-year-old. And you know, they say that reality is stranger than fiction sometimes. I watch a lot of legal shows, but अगर ये कोई show में होता, I would be like, this is too far-fetched, you know, ये actually हो ही नहीं सकता है. But to see it happening in, the largest democracy in India is really startling. And you've also written about the coverage of the media, Prateek. Can you tell us about that? In what way did they paint a picture? Was it very one-sided? हाँ, जो इनिशियली जब मतलब मेरे को जब इसका ये जब मैंने स्टोरी करने का सोचा था ना, तो वो एक्चुअली एक मीडिया न्यूज की वजह से ही मैंने सोचा था कि ये क्या है, ये फेक न्यूज है क्या, इस पे मैं देखे कर रहा था। लेकिन जब मैं उसमें थोड़ा सा डीप में गया तो मैंने देखा कि यार ये लड़की का तो उसको तो और बहुत बुरा बताया हुआ है। तो उन्होंने स्टार्टिंग से गलत दिखाना शुरू कर दिया। राइट। मतलब दैनिक भास्कर ने शुरुआत में लिखा था कि वो उसने उन्होंने एहतेशाम को कनेक्ट कर दिया था पीएफआई, ओके। और फिर इसको सोनू को कर दिया था। उसके बाद छोटे मोटे बहुत सारे पेपर्स ने ये पीएफआई एजेंट है और ये पीएफआई के लिए काम करती है, और बोला था कि ये मतलब जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करती है और उसके बाद उनको भेजती है पीएफआई वालों को। So, does this mean she was targeted? Were they like watching her for a while before they did this? नो नो नो, शी वाज टारगेटेड। और वो सिर्फ जब वो, और उसके, अब मैं आपको बता दूं, जब मैंने सेकंड स्टोरी किया था, तो मेरी जो बार काउंसिल का एक जो बंदा जो उस टीम में था, उसने बोला था, उसने खुद ने मेरे को बोला था, मतलब उसने नाम नहीं, उसने अपना नाम बोला था कि नाम मतलब मेरा मत लिखना, बट उसने खुद ने बोला था कि भाई ये उसके फोन से कुछ मिला ही नहीं, और उसके फोन से कहीं भी कुछ मिला नहीं है अभी भी, ना पुलिस को ना किसी को कि उसने कोई रिकॉर्डिंग करी है, कुछ भी किया।
वो सिर्फ वहाँ मौजूद थी, वो बस देख, वो एक ऐसा इंटर्न आउट ऑफ, जो हर एक इंटर्न करता है कोई भी कोर्ट के, हम भी रिपोर्टर्स जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो रिपोर्टर्स कोई इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो एज अ इंटर्न बस वहाँ पे वो गई थी, वो देख रही थी, बस वो एहतेशाम के साथ गई थी, उनके पीछे थी, वहां खड़ी थी, मतलब वो निकले तो वो भी निकल लिए और इसको पकड़ लिया इनिशियली। और उसके उससे स्पेशली जब नाम पूछा ना, तो सोनू उसने पहले बताया, और उसमें लॉयर्स के साथ वो लोग भी थे जो वो बजरंग दल के एक्ट के जो अक्यूज था, उनके बंदे लोग भी आए थे वहां पे। तो उससे वो जब उसने उसका नाम पूछा, सोनू बताया, तो सोनू, अच्छा ठीक है। तो फिर जब उसने आई कार्ड चेक किया था सोनू मंसूरी, उससे बोले तो मुस्लिम हो, तो फिर जब स्पेशली मुस्लिम बोल के उसको जब ये किया ना, आइडेंटिफाई करके टारगेट किया, तो वो बहुत, मतलब वो बोलती है कि मतलब अगर मैं शायद हिंदू होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। वो खुद इसी लड़की के दिमाग, मतलब सोचो आप किस तरीके की बातें आ गई हैं, तो उसको कैसा फील होता होगा। We will discuss Prateek's story in further detail through the course of the podcast, but let's go to Sumedha for a little bit. Sumedha, you're just back from Karnataka, and this was also your first time covering elections. Yes. Tell us, what was your experience like, and what was the most challenging part? The language. She didn't have to think 1 second. She just knew the answer. Yeah, because like it was like a bit, it was like it's really tough. I think it's the only challenge a reporter can face And it's while such a they're big challenge reporting. Yeah, because because when language you're is not able to connect to the people you're talking to, you're trying to do their stories, but you cannot connect with them. So what would be a bigger challenge than that? And the thing is, like, the strategy to get a translator doesn't work, because, you know, like, the translator also translates things जो उनको ठीक लगता है, not everything. The essence is lost. And like they'll talk, like the subject will talk for like 2 minutes or 3 minutes, and the translator will just tell you in 10 seconds that this has happened, and probably a story was in the another 1.5 minute, which has not been translated. Yeah, because sometimes, I mean, it's in the other parts of the conversations that you find something, and right? that's how you like find stories, and probably that and those quotes are very important to give color to your story. Yeah, definitely. So that was like a so big how did you challenge. overcome this challenge? My driver was really helpful all the time. So he was like there with me. I would like poke him all the time. Tell me, okay, no, just tell me again what is he saying at this point. So like through drivers, through hotel staff, and a lot of other people who were present in the who would be present in the moment. So I would shamelessly ask for help. And what was the highlight for you? What was the most exciting part of covering such an important election? Of course, all elections are important, but this was also, going in a certain way. Right. I think it brought me closer to, I don't know if I should say this, but it made me feel the essence of electoral democracy. What does it mean to the people? Like, for the first time, like, we have been voting, like my parents have been voting, all of us have been voting. We read about electoral democracy, we read about it. But this was like the first time I was like in, in the middle of that chaos. Yeah. And I was talking to so many people, visiting so many villages, and then realizing that what does it mean for people, and its importance, its value. And it was crazy. I think it was like life-changing experience as a reporter, because till now I have been like a little reluctant to cover politics, because I believe that health and education probably would be like my forte as a reporter. But now I think I'm interested in covering politics and electoral democracy. That is great to hear. We'll continue to discuss Prateek and Sumedha's stories, but this is the end of the video segment of the podcast. You can catch the rest of it on newslaundry.com and Spotify and Apple. The subscription model is something that keeps Newslaundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to Newslaundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें.